नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आ जाइए एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करके। आज बेसिकली हम हमारा जो 11 बजे वाला सेशन है उसमें करंट अफेयर के स्थान पर जीके कवर करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से विद्यार्थियों की मांग थी, सर कुछ जीके के सेशंस लेकर आइए। तो मैं कोशिश करूँगा ये 2-3 दिन आपको जीके के सेशंस प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि जो तैयारी है उसमें और चार चांद आपके लग पाएँ बेहतरीन तरीके से। दिवाली आपके लिए वैसे ही बहुत खुशियों वाली होने वाली है और मैंने मेरी तरफ से ये प्रयास किया है कि थोड़ी सी छोटी सी खुशी मैं भी अपनी तरफ से ऐड कर दूं, 2-4 सेशंस आपको जीके के प्रोवाइड करवा के। ठीक है, तो जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट से अपने हर एक दोस्त, हर एक चाहने वाले तक पहुंचा दीजिए क्लास को, ताकि जो विद्यार्थी डेली बेसिस पर हमारी क्लासेस में जुड़ते हैं वो सभी जुड़ जाएं। चलिए शुरू करते हैं सर। पहला सवाल है, बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार से नामित किया गया है, बेसिकली सम्मानित किया गया है वर्ष 2024 में। देखो यार, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, 110% जैसे चांसेस है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, पद्म विभूषण की हम बात करें, पद्म भूषण की हम बात करें, पद्मश्री की हम बात करें, भारत रत्न की हम बात करें, जितने बिहार से संबंधित लोग आपको मिलेंगे जिन्हें वर्ष 2024 में पुरस्कृत किया गया है वो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, पद्मश्री के लिए तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई थी कि राम के नाम से अशोक सीवान को शांति, राम के नाम से अशोक सीवान को शांति। ठीक, तो बेसिकली ये तो ट्रिक हमने पढ़ ली थी। राम कुमार, अशोक कुमार, सीवान पासवान और शांति देवी 5 लोग थे बेसिकली पद्मश्री वाले। इसके अलावा अगर हम बात करें पद्म विभूषण के बारे में, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से एक ही व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, जिनका नाम है बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, इसके अलावा पद्म भूषण की अगर हम बात करें कि पद्म भूषण किसे दिया गया था, तो पद्म भूषण दिया गया था सीपी ठाकुर साहब। पद्म भूषण किन्हें दिया गया था, तो ये दिया गया था सीपी ठाकुर। ठीक, किस क्षेत्र में, तो मेडिकल के क्षेत्र में इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित जो है वो बेसिकली किया गया था। कर्पूरी ठाकुर साहब की अगर हम बात करें, तो कर्पूरी ठाकुर साहब को सम्मानित किया गया था किससे, तो इन्हें दिया गया है बेसिकली भारत रत्न पुरस्कार। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक सा क्वेश्चन था, मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि परीक्षाएं जब होंगी बिहार के अंदर तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, वैसे पद्म विभूषण पुरस्कार से वैजंती माला जी, इसके अलावा चिरंजीवी जो बेसिकली एक्टर आपको मिलते हैं, इसके अलावा वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम, इन 5 लोगों को सम्मानित किया गया है किससे, पद्म विभूषण पुरस्कार से। मगर बिहार के कौन मिल जाएंगे, तो बिहार के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बिंदेश्वर पाठक साहब, वो सुलभ जो फाउंडेशन इनकी मिलती है उससे संबंधित। अगला सवाल है, भारत रत्न 2024 के हेतु किस विभूति के नाम की घोषणा की गई है, श्री कृष्ण सिन्हा, कर्पूरी ठाकुर, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है वर्ष 2024 में। ठीक है, वर्ष 2024 में एक यहाँ पर बेसिकली प्रथम अगर आप देखेंगे तो आपको कौन मिल जाएंगे, कर्पूरी ठाकुर साहब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। एक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे MS स्वामीनाथन, एक आपको मिल जाएंगे यहाँ पे चौधरी चरण सिंह साहब, एक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सर लाल किशन आडवाणी और एक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे PV नरसिम्हा राव। ठीक है, PV नरसिम्हा राव यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कुल मिला के 5 लोगों को सम्मानित किया गया है किससे, तो 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 5 के नाम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल का सही जवाब क्या है, तो सवाल का सही जवाब है कर्पूरी ठाकुर साहब, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किस राज्य से होकर गुजरती है, नेशनल वाटरवे नंबर 3 लोकेटेड। तो ये जो है बेसिकली आपको देखने के लिए मिल जाएगा कहाँ से, ये आपको देखने के लिए मिलेगा केरला वाले क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये आपको कहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा केरल वाले क्षेत्र से, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री ने वो वकाफ़ जो बेसिकली अमेंडमेंट बिल था या वकाफ़ संशोधन बिल जो था
उसके संबंध में विधानसभा में एक बिल प्रस्तुत करवाया और ये प्रेशर बनाने की कोशिश करी बेसिकली भारत सरकार पे कि भारत सरकार वकाफ जो बिल है उसे वापस ले ले। उन्होंने कहा कि इससे बेसिकली देश में लड़ाई का माहौल बनेगा और दो संप्रदायों के बीच में और जो तनाव है वो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, केरल का नाम केरलम किया गया राज्य सरकार के द्वारा, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर अभी कोई फैसला लिया नहीं है। भारत के संविधान के तीसरा जो आर्टिकल आपको मिलता है उसको संशोधित करके, जो कि सिंपल मेजॉरिटी के बेसिस पे हो जाएगी, उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में नाम जो है वो केरलम किया जाएगा, तब आप बेसिकली केरलम मान पाएंगे। ठीक, तो सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी, पिनारियन विजयन मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल का नाम जो है आरिफ मोहम्मद है। नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, जो कि अपने असम राज्य में मौजूद है। सवाल यहाँ पर है ये निम्नलिखित में से किस नदी पर मौजूद है? ठीक है, इसी ही नदी पर मजूली आइलैंड आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है विश्व का। मजूली आइलैंड जो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आपको ये देखने के लिए मिल जाता है विश्व के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं। तो सवाल का सही जवाब है ब्रह्मपुत्र नदी। अगर हम बात करें अपना असम के संबंध में, तो यहाँ पर आपको कुल मिला के 3 हेरिटेज साइट्स देखने के लिए मिलती हैं। असम में आपको कुल मिला के 3 हेरिटेज साइट, 3 विश्व धरोहर देखने के लिए मिलती है, जिसमें से एक आपको काजीरंगा ही मिल जाता है, एक यहाँ पर आपको मानस मिलता है। ठीक, ये दोनों जो है ये नेचुरल साइट हैं। ठीक है, और एक आपको मिलता है वो एहोम डायनेस्टी वाला मोइरम। ठीक, तो कुल मिला के 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने के मिलती हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री आपको मिलते हैं। बेसिकली बहुत सारी खबरें हैं जो कि असम को लेकर करंट अफेयर की न्यूज़ में बनी रहती हैं। नेक्स्ट है अब्दुल नाजिर को फरवरी 2023 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई 2023 में ये राज्यपाल बने थे, 2024 में ये राज्यपाल बने। ये सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज आपको मिलते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के ये बेसिकली आपको कौन मिल जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश मिलते हैं, मतलब रिटायर्ड जज आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, रिटायर्ड जज। आपने वो फातिमा बीबी के बारे में सुना होगा, जिनकी बेसिकली शायद लास्ट ईयर मृत्यु हो गई थी। तो फातिमा बीबी जी के संबंध में भी ये सवाल बनता है कि फातिमा बीबी रिटायर होने के बाद किस राज्य की राज्यपाल बनी थी। मैं चाहूँगा इस क्वेश्चन को आप लिख कर रख लें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छोड़ें। ये वो राज्य है जहाँ पर बेसिकली सरकार जो है वो बदल गई है। और अगर हम बात करें, सवाल का सही जवाब आपको मिलता है ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल का सही जवाब आपको मिलता है चंद्रबाबू नायडू की बेसिकली यहाँ पे अभी गवर्नमेंट, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ के सीएम। पहले हुआ करते थे जगमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही बेसिकली स्टेटमेंट दी गई है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। बेसिकली 2 राज्य हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे मान लीजिए रिस्ट्रिक्शंस ये थी कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता पंचायत के चुनाव में, म्यूनसिपालिटीज़ के चुनाव में। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी और कहा कि हम इन सभी बैंड्स को अपलिफ्ट कर लेंगे और हम चाहेंगे कि संख्या बढ़े राज्य में लोगों की। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अनस्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। क्यों? अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया, जिसके चलते आज की डेट में कौन डिसाइड करता है किसकी सरकार बनेगी, मतलब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि सेंटर में किसकी सरकार बनेगी, ये कौन तय करता है? ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया ही तय करता है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडिया अगर आप देखोगे। मगर आप बोलोगे ठीक है, मगर वोट के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु में भी लोकसभा की अच्छी खासी सीटें हैं, बिल्कुल हैं। बट आप देखोगे मेजॉरिटी पॉपुलेशन हमारी नॉर्थ इंडिया, जैसे उत्तर प्रदेश में आपको पता है 26 करोड़ के आसपास लोग हैं, बिहार में 13 करोड़ लोग हैं। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो 40 करोड़ लोग तो केवल 2 राज्यों में बैठे हैं। और भारत की टोटल आबादी 140 करोड़ अगर आप मान लो ठीक है, अगर पूरे भारत की आबादी 140 करोड़ है जिसमें से 2 ही राज्यों में 40 करोड़ लोग हैं, तो आप खुद सोचिए कि वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं है। बट मुझे लगता है कि नो कमेंट्स, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है कमेंट करने का। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब था। आगे है ताजमहल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर मौजूद है? हम सभी लोग जानते हैं शाहजहां के द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए, जो कि शाहजहां के 14वें बच्चे जिसका नाम था, ठीक, अगर हम बात करें 1632 में ये स्टार्ट हुआ था बनना, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया।
इसके द्वारा शाह जहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। किसके लिए? इसकी बेगम मिल जाएगी जिसका नाम था मुमताज़ महल। तो मुमताज़ के नाम में ही आपको ताज देखने के लिए मिलता है, मुमताज़ महल। इसके लिए बेसिकली इसका निर्माण करवाया गया था, इसकी अंतिम इच्छा यही थी। सवाल का सही जवाब है यमुना नदी। ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर आपको देखने के लिए मिल जाता है क्या? ताजमहल। ठीक, चलिए जी। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब था। आगरा में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? तो आगरा का फाउंडर आपको मिल जाएगा सिकंदर लोधी। कौन? सिकंदर लोधी जो आपको मिलता है, बेसिकली वो फाउंडर ऑफ आगरा कहा गया है। 1503-1504 के आसपास स्थापना करवाई गई थी आगरा शहर की। नेक्स्ट है केसरी के नाम से बिहार के वो कौन से व्यक्ति हैं जो केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं? भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर जी, कृष्ण सिंह या फिर नन ऑफ द अबव। बिहार के वो कौन से व्यक्ति हैं जो केसरी के नाम से प्रसिद्ध आपको मिलेंगे? महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1940 में आरंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के प्रथम सत्याग्रही आपको मिल जाते हैं ये। ठीक, नाम क्या है इनका? तो इनका नाम आपको मिल जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह इस सवाल का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आगे है बाबूजी के नाम से विख्यात बिहार में जन्मे प्रमुख नेता कौन है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये डेप्यूटी प्रधानमंत्री, डेप्यूटी पीएम रहे हैं इंडिया के। कब रहे थे? 1977 से लेके 1979 तक डेप्यूटी प्रधानमंत्री। इनका नाम है जगजीवन राम। इनका नाम है जगजीवन राम और इनकी बेटी आपको मिल जाती है मीरा कुमार। ठीक, मीरा कुमार जो है इनकी बेटी मिल जाती है, इनकी डॉटर मिल जाती है, जो कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर रही हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर आपको देखने के लिए मिलती हैं। कौन मिलती हैं? लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर की आपको देखने के लिए मिल जाती है। सवाल का सही जवाब क्या है? जगजीवन राम इस सवाल का सही जवाब है, मतलब बाबू जगजीवन राम। कहते हैं जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा की मीटिंग से पहले इन्होंने जाके मुलाकात करी महात्मा गांधी से और महात्मा गांधी से कहा कि बापू मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं आपको एक ताबीज़ देना चाहूँगा। ताबीज़ बोले तो आप समझते हैं ना, गले में पहनते हैं, कई बार लोग बाजू में बांधते हैं। तो जगजीवन राम इस बात को सुन के हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि बाबू आप तो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं, आप तो इन सब चीज़ों को अंधविश्वास मानते हैं, तो आप किस चीज़ का ताबीज़ मुझे देंगे? तो महात्मा गांधी इनसे कहते हैं कि मैं चाहूँगा कि आप संविधान का निर्माण करवाते समय अपने दिमाग में बस एक चीज़ ध्यान रखें कि आपने अपने जीवन में जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति देखा है और उसकी जो दशा देखी है, उसके ऊपर जो गुजर रही है वो आपने देखा है, उसे आप अपने दिमाग में रखें जब संविधान का निर्माण कराएं, जिसके चलते एक बेहतर संविधान जो है वो बन पाएगा। ठीक है, तो जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक जवाब है। जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में आप जानते हैं, बीबी मंडल आयोग वाले, ये आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय महिला टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाइंग मैच में किससे पराजित हुई है, मतलब किससे हार गई? तो जापान से हारी थी 0-1 से। 0-1 से जापान से हारी थी। इसके अलावा अगर हम पुरुष टीम की बात करते हैं, मेंस टीम की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता है और याद रखिएगा सर, ये जो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इसे हराया था भारत ने स्पेन को हराकर, और ये कुल मिला के 8 गोल्ड हमें मिले हैं, 1 हमें सिल्वर मिला है आज तक और 4 मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल मिला के 13 मेडल तो भारत ने ओलंपिक्स में जीते हैं, जो वो हॉकी में ही जीते हैं। ठीक है, सवाल का सही जवाब जापान है। इसके अलावा हमने पढ़ा है सर वो हरमनप्रीत सिंह के बारे में, जो कि हॉकी प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिके हैं। हरमनप्रीत सिंह के बारे में, जो हॉकी प्रीमियर लीग में सबसे महंगे बिके थे, कुल मिला के 78 लाख के, 78 लाख के। मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महिला खिलाड़ी, जो फीमेल खिलाड़ी मिल जाती हैं
सबसे महंगी बेसिकली जिस खिलाड़ी को ख़रीदा गया है उनका नाम क्या है फीमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ये टाइटल निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता था सर नेदरलैंड्स। ठीक, कौन जीता था? तो नेदरलैंड्स जीता था। FIH विश्व कप में नेदरलैंड्स ने फाइनल मुकाबले में भारत को 7-2 से हराया। ठीक है, कितने से हराया? 7-2 से भारत ने इस टूर्नामेंट में भारत को हराया था नेदरलैंड्स ने। तो सवाल का सही जवाब नेदरलैंड्स है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। हराया किसे? हमें हराया। FIH की फुल फॉर्म है हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, ओ सॉरी, हॉकी फेडरेशन या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म आपको मिल जाएगी। यहाँ पर साथ के साथ आप देख सकते हैं सर, हमारे सभी कोर्सेज़ पर आपको ट्रिपल धमाका ऑफ़र देखने के लिए मिल रहा है। बिहार के भी जितने कोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, उन पर भी आपको ट्रिपल धमाका ऑफ़र देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सभी कोर्सेज़ पर। साथ के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड कोर्स फ्री आपको मिलेगा विद लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज। और ये जो ऑफ़र है ना, ये सभी कोर्सेज़ पर मिलेगा। चाहे आप SSC के कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप रेलवे के कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप बिहार का कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे आप राजस्थान का कोर्स लेना चाहते हैं, या फिर आप मान लीजिए भैया आपको टीचिंग की तैयारी करनी है, आप टीचिंग का कोर्स लेना चाहते हैं, तो हर एक कोर्स पर आपको ये डिस्काउंट ऑफ़र मिल जाएगा। साथ के साथ ये जो ऑफ़र है केवल वैलिड है सर 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक। और ये आपका दिवाली धमाका ऑफ़र है, मतलब दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफ़र आपके सामने है। इसका लाभ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे ऑफ़र भाई साल में 1-2 बार ही आते हैं, और अगर ऐसा ऑफ़र आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है तो आपको इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी ने उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, तब ये डिस्काउंट ऑफ़र जो है उसे आप एनरोल कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़ल बादशाह बाबर ने मध्य प्रदेश में किस किले को किलों का रतन कहा था? वो कौन सा किला यहाँ पर आपको मिल जाएगा जिसे मुग़ल बादशाह ने किलों का रतन कहा था? कौन सा किला यहाँ पर आपको मिलेगा? नरसिंहगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, असीरगढ़ का किला, या फिर रायसेना फोर्ट? तो सवाल का सही जवाब है सर ग्वालियर का किला। इस ग्वालियर के किले के ऊपर ना हिस्ट्री TV 18 पर मैंने एक बहुत अच्छी सीरीज़ देखी थी सर, बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ देखी थी कि कैसे इस ग्वालियर के किले को जीतना लगभग नामुमकिन था कैसे इसका निर्माण करवाया गया, कैसे इसका निर्माण हुआ, कितना विशाल का ये किला है, किस प्रकार से यहाँ राज होता था। बहुत ज़बरदस्त वो सीरीज़ थी सर, मैंने पूरा देखा था वो ग्वालियर की फोर्ट वाली सीरीज़। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। इसके अलावा मुग़ल बादशाह बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर का जन्म जो है वो फरगना में हुआ था। बाबर बेसिकली जिस क्षेत्र का शासक था वहाँ से उसे मारकर भगा दिया गया था। बाबर ने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे, उसके बाद उसे बेसिकली इनवाइट किया गया था। ठीक है, जो आपको मिल जाता है बेसिकली लोधी डायनेस्टी से संबंधित। अगर हम इब्राहिम लोधी के रिश्तेदारों करीबों की अगर हम बात करें तो 2 उसके ऐसे करीबी थे जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया और कहा कि भैया आप आ जाइए, आप आक्रमण कर दीजिए इब्राहिम लोधी पे, उसकी सेना जो है वो कमज़ोर है, वो नहीं आपका सामना कर पाएगा। इसके साथ साथ राणा सांगा का भी उसे पत्र आया। राणा सांगा ने भी कहा ठीक है भाई आ जाइए, अटैक कर दीजिए, हम भी अपनी सेना को भेज देंगे। मगर जब बाबर बेसिकली अटैक करने आता है तो राणा सांगा की तरफ से तो कोई मदद मिलती नहीं है, और जो बेसिकली इब्राहिम लोधी के करीबी थे वो दोनों भी सहायता के लिए पहुंचते नहीं हैं। तो एक तरफ बाबर की सेना थी जिसमें कहा जाता है कि 30,000 के आसपास सिपाही थे, और एक तरफ सेना थी सर उसके पास इब्राहिम लोधी की जिसमें कहा जाता है कि 1 लाख से अधिक सिपाही थे जो कि हाथियों पर बैठकर आए थे युद्ध लड़ने के लिए। मगर बाबर के पास एक एडवांटेज थी, उसके पास कैनन थी। ठीक है, मतलब उसके पास तोपें थी। तोपों का इस्तेमाल पहली बार भारत में हुआ पानीपत के युद्ध में, जो कि 1526 में लड़ा गया, जिस युद्ध में तोपों की आवाज़ से जो हाथी थे वो भैया पगला गए और अपने ही सेना को कुचलते हुए निकल गए, जिसके चलते बड़ी बुरी हार हुई इब्राहिम लोधी की और जीत गया बाबर। और बाबर ने भारत में मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी, मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना करी। उसके बाद खानवा का युद्ध लड़ा जाएगा, उसके बाद और भी युद्ध लड़े जाएंगे। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार। 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो रामभद्राचार्य जी और आप देंगे गुलजार साहब को उर्दू भाषा में, और रामभद्राचार्य जी को ये जो है वो दिया गया था संस्कृत भाषा में। इसके अलावा शाहजहाँपुर में जन्म हुआ था किसका?
नरेश मेहता का मैंने देखा है कि बिहार के एग्ज़ाम में एक आधा क्वेश्चन मध्य प्रदेश से वो पूछता है। ठीक है। इसके अलावा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें तो जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार दिया गया था। प्रथम महिला अगर आप देखेंगे तो आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी ये प्रथम महिला आपको मिल जाती है। तो 58 प्रथम महिला, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भरतनाट्यम कला को प्रोत्साहित करने के लिए कला क्षेत्र संस्थान चेन्नई की स्थापना किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुंडले ने, टी बाला सरस्वती ने, कृष्ण अय्यर ने, या फिर विजंती माला जी ने। तो अगर हम बात करें 1936 में ये और इनके पिता ने बेसिकली इसकी स्थापना की थी। एक बहुत ही फेमस नर्तक डांसर आपको मिल जाएंगी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रुक्मणी देवी अरुंडेले। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है। भारत में कुल मिला के क्लासिकल डांस अगर आप देखेंगे तो 8 प्रकार के क्लासिकल डांस मिलते हैं। मैंने डांस प्लस डांसर्स इन दोनों ही टॉपिक्स को एक साथ मर्ज करके करवाया है एसएससी उत्कर्ष चैनल पर। अगर आप में से कोई विद्यार्थी ये चाहता है कि भाई डांस और डांसर वाला, तो वहाँ से आप उसे कवर कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, तो सवाल का सही जवाब है रुक्मणी देवी अरुंडेले। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो केंद्र जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। अगर हम बात करें लीमा के बारे में तो ये बेसिकली पेरू की राजधानी है और ये आपको मिलता है कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, कहाँ मिलता है? तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका महाद्वीप में आपको देखने के लिए मिलता है। सवाल का सही जवाब है लीमा, पेरू। ठीक है, रिसेंटली मैंने आपको 5-6 दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने आपको सेनेगल के राष्ट्रपति का नाम बताया था। मैं चाहूँगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सेनेगल के राष्ट्रपति का नाम छोड़ें कि भाई सेनेगल के राष्ट्रपति का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ये आपको देखने के लिए मिलता है नेदरलैंड्स में, द हेग। नेदरलैंड्स में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। ठीक, अगर हम बात करें तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नवाब सलेम। 6 फरवरी 2024 को लेबनानी मूल के न्यायाधीश नवाब सलेम को 3 साल की अवधि के लिए यहाँ पे नियुक्ति जो है वो दी गई है। ठीक है, कब दी गई है? 6 फरवरी 2024 को। 6 फरवरी 2024 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। साथ के साथ याद रखिएगा फॉर अ टेन्योर ऑफ 3 ईयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 15 जजेस मिल जाते हैं यहाँ पे, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के आसपास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेफ वुमेन्स मतलब SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का जो जॉइंट प्लेयर है, विनर है, वो कौन कौन डिक्लेयर हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये करवाई गई थी बेसिकली 2024 के हिसाब से। अंडर 19 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। चैंपियनशिप ढाका में आयोजित हुई थी और 2 यहाँ पर विनर्स मिलेंगे। भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी यहाँ पर विजेता घोषित किया गया है। ठीक, अंडर 19 चैंपियनशिप की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी है? 54, 56, 60 या फिर 64? तो करंटली इंटरनेशनल बेसिकली कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो आपको मिल जाएंगे उनकी संख्या है 56। 56 देश यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, मैंने कई बार एप्लीकेशन पे बेसिकली समझाया है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपको हाई कमिश्नर देखने के लिए मिलते हैं। कौन देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर आपको हाई कमिश्नर देखने के लिए मिलता है एंड अदर्स में आपको मिलते हैं अम्बेसडर। कौन मिलते हैं? अम्बेसडर। अब ये जो हाई कमिश्नर की पोस्ट है ना, इसे 1919 में बनाया गया था। 1919 में बनाया गया था मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट, या फिर जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1919 के नाम से जानते हैं। बेसिकली देखिए 1916 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लखनऊ सेशन के नाम से जिसे हम जानते हैं। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इसको एप्लीकेशन पे एनटीपीसी वाले बैच में। तो 1916 में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिस सेशन में गरम दल नरम दल ये एक हो गया और कांग्रेस को सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया? तो कांग्रेस को सपोर्ट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। और उस सेशंस में ये डिसाइड किया गया कि भैया 1914 से लेके 1918 तक क्या हो रहा है, विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध में हम लोग मतलब भारतीय जो लोग हैं वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। हमारे लोग ब्रिटिशर्स की सेना में लड़ने के लिए भी जा रहे हैं, जिसके चलते ये डिसाइड किया गया कि भैया इस युद्ध के बाद हम बेसिकली अंग्रेज़ों से कुछ मांग करेंगे, कुछ डिमांड अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे। अब वो डिमांड क्या क्या होनी चाहिए, उन डिमांडों पर ही यहाँ डिस्कशन हुआ 1916 में। तो वहाँ पर एक डिमांड ये थी कि एक पोस्ट है जिसका निर्माण हुआ था 1858 में, जिस पोस्ट को कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जिस पोस्ट को कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब ये जो व्यक्ति था ना, ये इंग्लैंड में बैठता था और इंग्लैंड में ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। ये इंग्लैंड में बैठता था और ये इंग्लैंड में कैबिनेट मिनिस्टर के पद पर बैठता था। भारत आता नहीं था, मगर इसे सैलरी कहाँ से दी जाती थी? सैलरी इसे दी जाती थी भारत के राजस्व से। जिसके चलते 1916 लखनऊ सेशन में ये डिमांड या बेसिकली ये मांग एक रखी गई कि भैया अंग्रेज़ों से ये भी मांग रखेंगे कि इसकी सैलरी हमारे खजाने से ना दी जाए, इसकी सैलरी भैया अंग्रेज़ खुद ही पे करेंगे। जिसके चलते अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है भाई, हम एक नई पोस्ट बना देते हैं, ये तो रहेगा मगर एक नई पोस्ट बना देते हैं हाई कमिश्नर। ठीक है, एजेंसी वर्क का काम ये करेगा आपसे। कौन सा काम? एजेंसी वर्क का काम। और इसकी सैलरी देगा भारत, इसकी सैलरी हम दे देंगे अपने आप अपने पैसों से। ठीक है जी, जिसके चलते यहाँ पर एक पोस्ट बनाई गई हाई कमिश्नर। तो जितने कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है वहाँ पर आपको हाई कमिश्नर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये वो सब कंट्रीज़ हैं जिस पर ब्रिटेन ने राज किया था। ठीक, इसके पीछे यही एक्सप्लेनेशन है। कुल मिला के 56 कंट्रीज़। ठीक है, गैबोन और टोगो ये दो नई कंट्रीज़ हैं जो रिसेंटली जुड़ी थी। पहले 54 थी, अब 56 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? कुल मिला के 5 राज्य स्पर्श करते हैं, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश जो है वो स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, देखो बिहार सबसे लंबी करता है, फिर यूपी आ जाएगा, यूपी से ही टूटा था यूके, वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर पश्चिम बंगाल आप लिख सकते हो, और एक यहाँ पर आ जाएगा सिक्किम। ठीक, तो ये बेसिकली 5 आपको राज्य देखने के लिए मिलेंगे जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। नेपाल में अल्फ़ाबेट भी 5 हैं, और नेपाल के साथ भारत के जो राज्य सीमा साझा करते हैं वो भी 5 ही हैं। नेक्स्ट है, पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ये क्वेश्चन सर मैंने बहुत सारे एग्जामों में देखा है। तेरह ताली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से आपको देखने के लिए मिलता है? तो सवाल का सही जवाब है राजस्थान। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राजस्थान से संबंधित आपको मिल जाएगा तेरह ताली। नेक्स्ट है, नोबल का नोबल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं सर, जो इस बार पीस प्राइज़ दिया गया है वो बेसिकली जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया जिसका नाम निहॉन है। निहॉन करके एक ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी। इस ऑर्गेनाइजेशन को पुरस्कार दिया गया है, कौन सा? पीस वाला। ठीक, वो कह रहा है कि भैया ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे दिए जाते हैं स्वीडन में। इस सवाल का सही जवाब क्या है? इस सवाल का सही जवाब है पीस, शांति का। ठीक है, इस बार किसे दिया गया है? तो एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में देखने के लिए मिले। ये है 21वां क्वेश्चन। सवाल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा जायंट पांडा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, जायंट पांडा इज़ अ करेक्ट आंसर। WWF का जो आपको सिंबल देखने के लिए मिल जाएगा वो है जायंट पांडा। ठीक, ये होमवर्क के रूप में है। कुल मिला के 22 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं यहाँ पर आपको, 22 क्वेश्चंस। 2-3 दिन में प्रयास करूँगा कि आपको जीके के सेशंस ही प्रोवाइड करा दूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है। तो दिवाली के सीज़न में आप लोग भी अपने घर पर
ज़बरदस्त तरीके से खुशियों का आनंद ले रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि हम भी घर पर थोड़ा सा खुशियों का आनंद ले पाएँ, अपने घर परिवार के साथ अपना समय बिता पाएँ। मगर क्लासेस हमने आपके लिए प्रोवाइड कराई हैं, मैं चाहूँगा कि तभी शॉर्ट क्लासेस रखने का प्लान है मेरा। मैंने कुल मिला के 30 मिनट का समय लिया है और आपके 22 क्वेश्चंस लगभग करा दिए, और जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है वो तो समय ही अलग है, वो तो कीमती अनमोल चीज़ जैसा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ के साथ जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलवाना चाहूँगा कि अभी भैया बेहतरीन ये जो दिवाली का अवसर है ये चल रहा है, इस अवसर का भी लाभ उठाइए और इस डिस्काउंट ऑफ़र को भी ज़रूर एनरोल कीजिए, क्योंकि जब लाभ है दिवाली वाला तो भैया फ़ायदा भी होना चाहिए। ज़बरदस्त आपको बेहतरीन डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल रहा है। जिसने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी, गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस लाभ का बेनिफिट ज़रूर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है उसका आंसर भी दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।